Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Students, in this video we will continue our civics chapter 1, the Indian Constitution. Students, हमने previous class में पढ़ा था why does country need a constitution, कि किसी country को constitution की needs क्यों होती है, जिसके हमने बहुत सारे reason देखे थे कि हाँ इन reasons की वजह से country को constitution की need होती है. Today we will start a new topic of this chapter, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फ़ीचर्स. तो आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के जो की फ़ीचर्स हैं, जो मुख्य कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके बारे में पढ़ने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स. लुक एट द फर्स्ट पैराग्राफ. By the beginning of the 12th century, the Indian national movement had been active in the struggle for independence from British rule for several decades. It means 20th सेंचुरी के स्टार्ट होने तक जो इंडियन नेशनल मूवमेंट था वो कई टाइम पुराना हो चुका था, जिसमें इंडियंस काफ़ी टाइम से ब्रिटिश रूल से इंडिपेंडेंट पाने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे. ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल द नेशनलिस्ट हैड डिवोटेड अ ग्रेट डील ऑफ टाइम to imagining and planning what a free India would be like. It means जब फ्रीडम के लिए स्ट्रगल चल रहा था उस टाइम पर जो नेशनलिस्ट थे और वे सभी इस बात पर बहुत इमेजिन और प्लानिंग कर रहे थे कि जब इंडिया फ्री हो जाएगा तो जो फ्री इंडिया है वो किस टाइप का होगा, किस तरह का होना चाहिए. अंडर द ब्रिटिश they had been forced to obey rules that they had very little role in making. ब्रिटिश रूल के अंदर क्या था, जो लोग थे उनको उन्हीं रूल्स को ओबे करना होता था जिन रूल्स को बनाने में उन्होंने न के बराबर पार्टिसिपेट किया था. कि जो रूल्स उस टाइम बने हुए थे ब्रिटिश शासन के अंदर, तो उनमें इंडियंस का पार्टिसिपेशन इतना नहीं था, बट फिर भी उनको वो रूल्स फॉलो करने होते थे. The long experience of authoritarian rule under the colonial state convinced Indians that free India should be a democracy in which everyone should be treated equally and be allowed to participate in government. It means ब्रिटिश रूल के अंदर लोगों ने जितना भी अत्याचार सहा, जितनी भी प्रॉब्लम्स उनके सामने आई, तो उन सब से उन इंडियंस को इतना तो क्लियर हो गया था कि जो एक फ्री इंडिया होगा उसको एक डेमोक्रेटिक कंट्री होना चाहिए. इट मीन्स जो वहाँ के सिटीज़न्स हों उन सभी को इक्वल माना जाना चाहिए. और इसके साथ ही साथ उन सभी लोगों को गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करने का राइट होना चाहिए. What remained to be done then was to work out the ways in which a democratic government would be set up in India and the rules that would determine its functioning. It means ये सब डिसाइड करने के बाद अब उनको सोचना था कि इंडिया में जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसको कैसे फॉर्म किया जाए, गवर्नमेंट के जो कामकाज के रूल्स हैं वो कैसे होने चाहिए. ये जितना भी वर्क था ये किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के अंडर में नहीं हो सकता था. इट मीन्स इस सभी वर्क को कोई एक इंसान नहीं कर सकता. जैसे कि जानते हैं कि हमारे इंडिया में जितनी डाइवर्सिटी है तो कोई भी एक पर्सन सबके लिए कोई रूल्स नहीं बना सकता और ना ही कोई डिसीज़न ले सकता है. दिस वॉज डन नॉट बाय वन पर्सन बट by a group of around 300 people who became member of the Constituent Assembly in 1946 and who met
periodically for the next 3 years to write India's constitution. देखिए, जैसा कि अभी बताया मैंने कि ये काम किसी एक ही पीपल के अंडर में नहीं हो सकता था, तो इसके लिए लगभग 300 लोग थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया और जिन्होंने एक असेंबली बनाई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उसके ये मेंबर थे 300 लोग, जो 1946 में बनाई गई थी, जिन्होंने 3 सालों तक, मतलब 3 साल कंटिन्यू इस पर वर्क चला और 3 साल में जितनी भी मीटिंग्स होती थी उन सब मीटिंग में ये पार्टिसिपेट करते थे। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।